प्रतीक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं बेसिकली जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम ये इंटरेक्शन ले पाएंगे। क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तरीके से भाग रहे हैं। आपके भी बहुत सारे ऐसे बहुत मतलब काफ़ी टाइम आपने एलोपैथी मेडिसिन और सर्जन्स के ईएनटी के चक्कर काटे। जो रिलीफ आपको 1.5-2 महीने में यहाँ दिख रहा है, उसको हम कंपेयर करके अपने जो सुनने वाले हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ आए थे वेट लॉस के लिए आए थे, सिर्फ किसी ने बोला था कि वेट लॉस करिए, नेक अराउंड डबल चिन जो हो रही है, अगर फैट आपका कम हो जाएगा तो आपका विंड पाइप जो है या एयरवेज जो हैं वो खुल जाएंगे और प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। तो यहाँ आने के पीछे आपका सिर्फ और सिर्फ मोटो था वेट लॉस हो जाए, और उसके लिए आपने आयुर्वेद को चुना। बट हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिटेल में समझेंगे कि आपकी इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी। आप यहाँ आए वो भूल जाइए, आपको जो इनिशियल प्रॉब्लम थी और उसके लिए आप एलोपैथी के पास गए, वो पूरी एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम कब से शुरू हुई थी? प्रॉब्लम अराउंड 2 साल पहले से शुरू हुई थी। उसमें मतलब स्नोरिंग मुझे बहुत ज़्यादा आती थी, उसकी इंटेंसिटी बहुत थी। रात में सोते टाइम मतलब सांस अटक जाती थी। और अगर जैसे गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उसमें थोड़ी झपकी आना, नींद आना, अलर्टनेस कम हो गई है। और मतलब कहीं भी जाना तो नींद ज़्यादा आ रही है, दिन के टाइम में काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब डिफिकल्ट फेस करता हूँ। प्रतीक, जैसे 2 साल पहले ये सब चीज़ें शुरू हुई थी आपने, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप क्या चीज़ आपको थी जो आपने सबसे पहले जो है मेडिकल एडवाइस लेना शुरू करी? उसमें तो किसी जो सर्जन थे उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी, 10 दिन दी, 15 दिन, एक महीना मेडिसिन चली, सीटी स्कैन वगैरह सारा चीज़ें किया। सीटी स्कैन वगैरह भी हुए हैं? हाँ, तो उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन किस चीज़ का हुआ है ये मतलब पूरा गले और उसका हुआ। ओके, मतलब एयरवे स्पेस एनालिसिस किया हाँ। उन्होंने। क्योंकि तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो ठीक है। हाँ, फिर तो उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करने के लिए, बट उसमें ये डबल चिन का था, वेट ज़्यादा था। तो उन्होंने पहले ये सजेस्ट किया कि आप वेट कम करिए, उसके बाद अपन ऑपरेट करेंगे उसको। तो वेट करने ऑपरेट किस चीज़ के लिए बोला? जैसे जो स्नोरिंग है, मतलब उन्होंने कहा था कि गले के बीच में जो कुछ वाइब्रेट होता है, और वो जो एयरवेज है उसको मतलब कुछ टेक्निकल मुझे नाम याद नहीं एक्चुअली क्या है वो, तो उसके वजह से स्नोरिंग होती है। तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के बाद में वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और नाक की हड्डी जाके बड़ी थी तो वो ब्लॉकेज उसमें था। नेजल सेप्टम डिविएशन के बारे में बताया। ये सारी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर ज्योति अभी इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेगी श्रोताओं को। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी स्लीप स्टडीज भी हुई हैं, आपने ये भी बताया था कि कुछ स्लीप स्टडीज वगैरह भी हुई है, उसमें 2 बार स्लीप स्टडी हुई है ऑपरेशन के पहले ही। ये ऑपरेशन कब प्लान किया गया था? आज जैसे 2021 में है हम 2018 में प्लान हुआ था। उस टाइम तो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था, जो एनेस्थीसिया वाले थे उन्होंने मना कर दिया था कि जो विंड पाइप उनको सर्च करनी लगी वो मिलेगी नहीं, मतलब जो उस टाइम पे एनेस्थीसिया देंगे तो वो पेशेंट छटपटाएगा उस टाइम पे। तो फिर यहाँ से मतलब चौथरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम पे, तो वहाँ से कैंसिल हुआ। फिर उसके कुछ महीने बाद नागपुर में, मुझे जहाँ तक याद है आपकी पूरी ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी, आप ऑपरेशन थिएटर में भी पहुँच गए थे। जाने के बाद मतलब सारा ड्रेसअप वाला सब हो गया था। जो एनेस्थेसिस्ट है एक्चुअली लैरिंजोस्कोप यूज़ करके हम लोग ट्रेकिया के अंदर इंट्यूबेशन ट्यूब डालते हैं ताकि बेहोश करते वक्त आपके लिए ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो वेंटिलेटर से पेटेंसी बनी रहे। तो ये किसी भी प्रोसेस में अगर हम जा रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया में तो एक प्रोसीजर है। चूँकि आपके नेक अराउंड फेट इतना ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शंस इतने कम है, वॉल्यूम ऑफ एयरवेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी होगी तो उन्हें वो ट्रेकिया दिखा ही नहीं है, इसलिए वो इंट्यूबेट नहीं कर पाए और इसी कारण से आपकी सर्जरी उस टाइम पे पोस्टपोन कर दी गई या अबॉर्ट कर दी गई। तो ये एक लिमिटेशन से देखिए कि सर्जरी करने भी जाएंगे तो भी अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्शंस में हैं तो हम लोग उसमें भी आगे नहीं जा सकते। फिर दोबारा सर्जरी कब हुई आपकी? दोबारा उसके अराउंड 6 to 8 मंथ बाद नागपुर में करवाया था। तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन था, जो नाक की हड्डी बटे थे, खाली उसका सर्जरी कर दिया।
प्रतीक, इन सब दौर में आप इतने सारे डॉक्टर्स के पास गए, उसमें कुछ ईएनटी सर्जन्स होंगे, हाँ। कुछ रेस्पिरेटरी सर्जन्स होंगे, ये सारी चीज़ों को लिया और उसमें भी आपने तरह तरह के डॉक्टर्स को बदला क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, धीरे धीरे कम नहीं हो रही थी। तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि हर कोई आपको सर्जरी के लिए पुश कर रहा है, हाँ। ऐसा इंटेंशन सर्जरी और आपको एक कि ये CPAP इंटेंशनल इतना ज़्यादा एडवाइजेब हो गया है क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में एनाटॉमिकल करेक्शन ही उसका एक रास्ता है, बट जो चीज़ें हैं वो आयुर्वेद की नज़र से अगर देखें और जैसा मैडम आगे समझाएंगी, ये बहुत कुछ हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, हम किस माहौल में हैं, हमारा दिनचर्या क्या है और हमारे आसपास का नेचर कैसा है। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हर कोई इस तरह की प्रॉब्लम के साथ जब भी जाता है डॉक्टर के पास, उसको या तो सीपैप एडवाइस कर दिया जाता है जो कि हर वक्त गले में टांग के कोई नहीं चल सकता, इट्स इम्प्रैक्टिकल। दूसरी चीज़ है कि उनको तरह तरह की स्लीप स्टडीज, सीटी, एमआरआई, दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर दिए जाते हैं और अल्टीमेटली उस पेशेंट को रीइंफोर्स किया जाता है कि वो सर्जरी के लिए कन्विंस हो। तो मैं एक आम जनता के हिसाब से आपसे जानना चाहूँगा कि रवैया क्या है सर्जन्स का इस प्रॉब्लम को लेके, क्या समझ में आया आपको? बस मतलब वो ये कि ये पहली चीज़ तो 100% खुद भी श्योरिटी नहीं देते हैं कि अगर एक बार ऑपरेट हो गया तो दोबारा वो चीज़ प्रॉब्लम फेस नहीं रीअकरेंस होगी कि नहीं हाँ। होगी। क्योंकि आमतौर पे हर कोई ये सर्जरी के पहले पूछता ही है कि सर हम सर्जिकल स्टेप लें हाँ। और हमारा ये वापस तो नहीं हो जाएगा। तो वो ये चीज़ की श्योरिटी नहीं देते हैं कि वापस मुझे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और कुछ मैंने मतलब पहले किसी और से भी कंसल्ट किया था जिनके ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके थे, तो उन्होंने ये बताया था कि इनका ऑपरेशन होने के बावजूद भी 6 महीने 7 महीने बाद वापस वही प्रॉब्लम उनको कंटिन्यू होना शुरू हो गई। 2021 में जब अब आपकी सर्जरी दोबारा कब हुई नागपुर में? 2019 में हुई थी सर्जरी। 2019 की सर्जरी के बाद फिर कैसा क्या वो है? सर्जरी हो पाई थी आपकी? हाँ सर्जरी हो वो गई सिर्फ थी। नाक की सर्जरी सिर्फ हुई नाक की थी, उसने मतलब लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ था, सिर्फ नाक का पोर्शन है क्या। इमीडिएटली बाद क्या रिलीफ आपने महसूस किया, वो सर्जरी कराने के बाद आउटकम क्या फील किया? उस कुछ दिन तक के रहा कि वो मतलब क्या उस दौरान कोई नेजल ड्रॉप, कोई नेजल स्प्रे? नेजल स्प्रे तो ना कंटिन्यू बोल रही था कि आपको हमेशा यूज़ करनी है। हमेशा यूज़ करने के लिए एडवाइस किया गया बिकॉज जो नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं ये हमारी म्यूकस लाइनिंग की जो ब्लड सप्लाई है उसको कम कर देते हैं। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारी जो वॉल्यूम ऑफ नेज़ल एयरवे स्पेस है वो बढ़ जाएगा और पेशेंट को लगता है कि नाक खुल गई है, पर ऐसा होता नहीं है। ये सारी जब तक उस स्प्रे का असर होता है तब तक ही ये चीज़ देखने और समझने में पेशेंट को फील होती है। ज्योति, तुम ऐसे क्यों बैठ रही हो? तुम भी स्क्रीन पे हो ना? मुझे लगा मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, मैं आराम से बैठ रही हूँ। ऐसा नहीं है ना, आप इधर उधर डोलो अब ना। 2000 सर्जरी के बाद का पूछते हैं, है ना? आपकी जब सर्जरी नागपुर में हो गई थी, है ना? नागपुर में सर्जरी के बाद कुछ दिन आपको ठीक लगा, हाँ। फिर क्या क्या सिम्टम्स आना स्टार्ट? उसके बाद ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ गया, मतलब दिन में नींद बहुत ज़्यादा आने लगी, काम में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, बैठे बैठे सोना, हाथ से फ़ोन के ले जाना, इतनी डलनेस बढ़ गई। हाँ डलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई एक ऐसा इंसिडेंस है जहाँ पे आपको लगा कि यार ये डेंजरस हो सकती है मेरे लाइफ में? एग्जाम्पल? गाड़ी चलाते हुए पीछे बैठे हैं तो इधर उधर ढोलना हो रहा, हाँ नींद आ रही है तो कई बार पीछे हो रहा। इस सब से जब रिलेट करते हैं हम, फैमिली मेम्बर्स का क्या सोचना है और वो कितने चिंतित होते हैं? जैसे घर में और भी लोग हैं जो स्नोरिंग से भी परेशान होंगे, खर्राटे हर कोई को डिस्टर्ब करती है और जब ये एक्सट्रीम होती है तो बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगती है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, किसी ने आपको बोला टोका हो? बोला था काफ़ी लोगों ने स्नोरिंग के लिए, और मतलब ऑफिस टाइम में भी मतलब बिजनेस की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती थी कि लोग ये होते कि बैठे बैठे सो रहे, कि भले सोया नहीं सोया वो आवाज़ ज़्यादा आती। मतलब आप जगते रहते थे फिर भी आवाज़ इतनी रहती थी कि लोग समझते थे कि सो रहे हैं। हाँ। अच्छा, जब आप मेरे पास क्या क्या समस्याएं लेके आए थे वो बताइए। मैं क्या समस्या, एक तो वेट मुझे लॉस करना था यहाँ पे, उसके बाद में फैट लूज करना था गले का, डबल चिन का, और ये स्लीप अपने के बारे में कंसल्ट करना था कि यहाँ पे पंचकर्मा आयुर्वेदिक के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप जब मेरे पास आए थे तब आपकी जो स्नोरिंग की आवाज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा थी, फर्स्ट फ्लोर पे जब मैं थी वहाँ तक आपकी ऐसे लग रहा था खर्राटे की आवाज़ आ रही, ये आपकी थी, जो कि
और क्या क्या हो रहा था उस समय सोते समय? सोते मतलब दिन में नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता था। अगर लैपटॉप पे बैठा तो हाथ में ही रहता था, बाकी सो अच्छा। झपकी आ जाती थी। और रात की नींद कैसी थी? रात की नींद भी उतनी प्रॉपर नहीं थी, मतलब 4-5 बार नींद खुलती थी। स्लीप मतलब टंग फॉल होके, घबराहट होके हाँ, नींद खुल जाती। जाती थी। ठीक है, ये सारी समस्या लेके आए थे, तब हम लोगों ने आप सर आपने ये कब डिसाइड किया कि मॉडर्न मेडिसिन से अब हम आयुर्वेद की तरफ लें एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, क्योंकि हमेशा आयुर्वेद को एज ए ऑल्टरनेट ही लिया गया है, कभी सारी भी। चीज़ें तो यूज़ मतलब कर ही चुके थे, सब जगह ऑपरेशन भी हो ही चुका है। हम्म, अगर आप किसी और डॉक्टर के पास भी सजेस्ट करेंगे तो या तो वो मेडिसिन देगा, हम्म, वेट लूज बोलेंगे, या अगर ऑपरेशन या जो भी चीज़ है वही कंसल्ट करेगा। देन हाउ यू तो मैंने सर्च डॉक्टर ज्योति? गूगल पे भी इसके बाद सर्च किया आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया। एक्चुअली मेरे रिलेटिव उन्होंने भी पंचकर्म वगैरह करवाया था, तो फिर उन्होंने वो सजेस्ट किया था कि वो करवा के देखना, उसको तो बेनिफिट मिलता है उसमें भी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे देख लेते हैं ट्राई करके भी। जी जी जी। देन डॉक्टर ज्योति से आपका मिलना हुआ, और आगे डॉक्टर ज्योति इस इंटरव्यू में ये भी बताएंगे कि क्या क्या फाइंडिंग्स रहीं, सिम्टम्स क्या थे, उनको कैसे उन्होंने आयुर्वेद की नज़र से उसको समझा, और इसके बारे में डिटेल जो है वो डॉक्टर ज्योति आगे इस वीडियो में जोड़ेंगी। मीनवाइल इस बीच जो ट्रीटमेंट चला, जिसमें कि पहले कुछ मेडिसिनल पार्ट रहा और फिर कुछ प्रोसीजरल पार्ट रहा, इससे हम आपका एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे कि यहाँ का ट्रीटमेंट कैसे चला, क्या क्या स्टेजेस में हुआ। से फॉर एग्जांपल कुछ दिन के लिए मेडिसिन दी गई, फिर कुछ घर के क्या क्या बताए गए, और फिर पंचकर्म हुआ। तो ये थोड़ा सा मुझे समझना है आपसे। तो स्टार्टिंग में जब आया था तो कुछ मेडिसिन थी, हमने दी थी पानी में, मतलब गर्म पानी का देने के लिए वो ली थी। उसके बाद एक पर्टिकुलर लिक्विड था, मतलब अराउंड 1 वीक वो पिया था, मतलब नाम नहीं पता, घी शायद घी ऐसा कुछ था वो पीने के बाद में फिर वमन प्रक्रिया हुई थी। तो उसके बाद पर्टिकुलर कुछ डाइट फॉलो करने के लिए कहा था, जैसे चावल का पानी, दाल का पानी, इस टाइप से लिया हुआ है। उसके बाद जो रिजल्ट मैंने ऑब्जर्व किए वो ये है कि मतलब जो अलर्टनेस थी, सबसे मेन चीज़ जो अलर्टनेस थी मेरी, कि दिन में नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। गाड़ी में भी चल रहे हैं तो नहीं आ रही। जो स्नोरिंग की दिन में आवाज़ थी वो भी पूरी बंद हो गई है, सांस की जो आवाज़ थी वो भी पूरी प्रॉपरली बंद हो गई है। अदर लोग भी मतलब ये चीज़ मुझे बोल रहे हैं कि यार तुम सो नहीं रहे हो, गाड़ी में भी मतलब गाड़ी में भी बैठा हूँ तो बोले यार नींद जग रहे हो, नींद नहीं आ रही है क्या, उस टाइप से। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ा आपका? काफ़ी हद तक मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब आपकी नींद कैसी है? पहले जो आपकी नींद रात सांस की नींद वजह से है, रुक जाती थी, रात बार में बार जो नींद है वो काफ़ी अच्छी है, नींद आ रही है अभी, मतलब एकदम जो सुकून वाली नींद होता है वो आ रही है। मतलब ये हो रहा है कि दिन में लोग उठाने आते हैं तब जाके सुकून, मतलब इतनी अच्छी गहरी नींद आ रही है, गहरी कोई नींद आ रही है। सांस लेने में अभी आपको कोई दिक्कत ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। नहीं है उसमें। तो और स्नोरिंग की जो रात की इंटेंसिटी थी वो भी काफ़ी कम हो गई है, मतलब जो बगल में सो रहा है उसको भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिस्टर्ब नहीं होता, जो कि पहले आपके रूममेट आके बता के गए थे मुझे, अब उनको ऐसा दिक्कत नहीं हो रही। ठीक। प्रतीक, अगर 100% पे हम बात करें जो समस्या आप लेके आए थे, तो वमन के बाद डिटॉक्सिफिकेशन के बाद कितना परसेंटाइल आपको रिलीफ है? 90 to 95% रिलीफ। 90 to 95% बहुत बड़ा फैक्टर है जिस लेवल का आप प्रॉब्लम्स लेके आए थे, क्योंकि उस समय आप इतने खुल के बात भी नहीं कर पा रहे थे, बीच में आपको रुकना पड़ रहा था, सांस लेनी पड़ रही थी, और इतना लंबा तो इंटरेक्शन करना डिफ़िकल्ट हो रहा था उस दिन पे। तो ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है। वी होप कि ये और अच्छे से सुधर जाए और 100% की तरफ जाए। इन ऑल डिटेल तो डॉक्टर ज्योति इस वीडियो में आगे जोड़ेंगी कि इस समस्या को आयुर्वेद कैसे देखता है, उसका डायग्नोसिस पार्ट, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स कोई भी अपने इस तरह की प्रॉब्लम्स में नोटिस करे, इग्नोर ना करे, सर्जरी की एडवाइस है उसको ले ना ले, या फिर एक सेकंड ओपिनियन के लिए ज़रूर डॉक्टर ज्योति या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए। और हम ये भी जानेंगे समझेंगे कि क्या इसमें डॉक्टर ज्योति ने डायग्नोज किया, वात पित्त कफ जो प्रकृति है उसको कैसे बैलेंस करा, इसकी जड़ क्या थी, और उसको कैसे लेके गए, वमन विरेचन के बाद क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस थे, और आगे फॉलोअप के बारे में कैसे इसमें रखना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम आखिरी में इस वीडियो में लेंगे। बट जब तक हम आपके साथ इंटरव्यू में हैं, हम लास्ट एक आपसे ये सुनना चाह रहे हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को हमेशा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए लिया गया है।
इन ऑल एक बहुत क्रिस्प मैसेज मैं आपसे ये लेना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस आयुर्वेदा स्लीप एपनिया और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए? फर्स्ट चॉइस आयुर्वेदिक ही होना चाहिए, वाई? क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सारी जगह ट्रीटमेंट करा के आ चुका हूँ। इवन यहाँ पे एक 2-3 जो स्पेशलिस्ट हैं, ENT स्पेशलिस्ट सर्जन, उनसे भी कंसल्ट करवा लिया, नागपुर में भी करवा लिया, उसके बाद भी जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो एग्जैक्टली नहीं मिला। से फॉर एग्जांपल आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है और बोलता है कि यार प्रतीक मेरे को भी यही प्रॉब्लम है, आप उसको फ़ोन पे क्या बोलने वाले हैं? पंचकर्म करा लो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लोग हमेशा सोचते हैं कि मेडिसिनल पार्ट आयुर्वेद में महंगा है या पैलेटेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, या कठिनाई है, या बहुत नियम परहेज हैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे जो रिलीफ हमें मिल जाता है जल्दी, और अगर से फॉर की कोई कठिनाई जैसा भी लगा हो इस पूरे प्रोसीजर में, तो उसको कैसा समझेंगे? एंड इज गुड और वर्स? रिलीफ चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटली करना पड़ेगा आपको, मेंटेन सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मतलब डाइट फॉलो करना पड़ेगा जो भी बताई जा रही है। और डाइट मेरे हिसाब से इंसान को फुर्तीला भी बनाती है, उसमें कोई परहेज नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आप अननेसेसरी का फूड ना लें, सात्विक भोजन पे आए। डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो भी हार्डली आपको यही सजेस्ट करेगा कि आपको ऑपरेशन के पहले ये खाना, ऑपरेशन के बाद वो करना, तो वो भी वहाँ पे वो चीज़ फॉलो करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे वही फॉलो करना है। प्रतीक, लास्ट क्वेश्चन और हम फिर एंड करेंगे। क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कॉस्टली लगा आपको? जो 2 साल से आप भटक रहे थे, इतने सारे डॉक्टर को आपने कंसल्ट किया, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, बार बार रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस हुए, हर कुछ टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस हुए, एक सिंपल MRI कराने में भी अच्छा खासा पैसा चला जाता है। इन ऑल अगर 100 रुपये आपने वहाँ खर्च करे हैं, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने में आपके कितने पैसे खर्च हुए? मतलब इक्वलेंट ही अप्रोक्स, बट फिर भी कम है काफ़ी। अगर आप बात करें तो एक सर्जन की फीस ज़्यादा होती है, उसके बाद उसका मेडिसिन, हॉस्पिटल का चार्ज, तो सब मिला के 50%, मतलब ये ट्रीटमेंट हम समझे और 100% समझे कि जितनी भागा दौड़ी आप करके आ चुके हो, उसके आधे पैसे में आपका काम यहाँ पे विदाउट सर्जरी, विदाउट कोई इंटेंसिव चीज़ों के हो गया है। ये फिलॉसफी क्या है इसके पीछे, ये आगे वीडियो में डॉक्टर ज्योति से मैं पूछूंगा। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरेक्शन में हमारा साथ दिया। इस वीडियो में हम बीच बीच में डॉक्टर ज्योति की भी क्लिप्स ऐड करेंगे, जिससे कि हम इस चीज़ को पूरा व्यवस्थित एक फ्लो में बना के प्रेजेंट कर सकें, है ना? डॉक्टर ज्योति, कोई और क्वेश्चन है आपके? बस